वेलकम टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेज। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ क्लास 12 BST यानी बिजनेस स्टडी का चैप्टर 5 का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट मैंने पहले ही डील कर दिया है, आज मैं लेकर आ गई हूँ पार्ट सेकंड। मैं बता दूँ कि इस पार्ट में हम केवल वन ही टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, एक टॉपिक मैं आज डील करने वाली हूँ एंड एक टॉपिक के अंदर काफ़ी सब टॉपिक्स आएंगे। एंड मैं बता दूं कि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये VVI पोर्शन है आज का टॉपिक, तो प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िएगा एंड स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज मैंने सारा पॉइंट्स हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, चलते हैं टॉपिक की तरफ। क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज हम? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन का वर्गीकरण। हमने ऑर्गेनाइजिंग क्या है पढ़ लिया, उसके बारे में जो पढ़ना था अब हमने पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है कि ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन को कितने भाग में उसको बंटवारा किया गया है, उसका वर्गीकरण कितने भाग में किया गया है, क्लासिफिकेशन कितने भाग में किया गया है। ठीक है, तो मैं ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डील करूंगी। फर्स्ट टॉपिक मैंने बोल दिया टॉपिक क्या है। अब मैं बता दूं कि ऑर्गेनाइजिंग को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, 2 भाग में बांटा गया है। फर्स्ट क्या है हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग यानी औपचारिक संगठन एंड सेकंड है हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग अनौपचारिक संगठन। फॉर्मल औपचारिक एंड इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक। ठीक है, तो औपचारिक संगठन होता क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, अब वो जानते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक गोल को अचीव करने के लिए जो आगे काम करे, जिसका कोई उद्देश्य हो, ठीक है, जो कि नियमों के तहत काम करे, जिसका रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे, जिसकी खुद की पॉलिसी हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसका कोई हेड हो जो कि कमांड दे आपको। ठीक है, क्या क्या मैंने बोला फिर से याद नहीं होगा मुझे पता है, एक बार में फिर रिपीट कर रही हूँ मैं। वो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे, कानूनी या फिर कोई नियम को फॉलो करे। दूसरी बात क्या है, सारे लोग मिलकर काम करेंगे कोऑपरेशन के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन में। तीसरी बात क्या है मेन, कि इस ऑर्गेनाइजेशन में एक हेड होता है जो कि आपको कमांड करेगा। सबका हेड होता है, किसी वर्कर का ऊपर हेड, उसके ऊपर हेड, उसके हेड के ऊपर हेड। ठीक है, ताकि लोग कोई गलती ना करें। मतलब सेम बात समझिए कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि नियम को माने, ऐसा काम करे जिसका कोई उद्देश्य हो, उद्देश्य को लेकर काम करे, वही हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यानी हिंदी में हम क्या बोलेंगे, औपचारिक संगठन। डेफिनेशन पढ़ते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट हमारा। डेफिनेशन क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट द डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी ऑफ एंटरप्राइज, यानी कि एक उसका उद्देश्य है जिसको प्राप्त करने के लिए वो सारा काम करता है, और उसके एंटरप्राइज का एक पॉलिसी है, रूल को लेकर काम करता है, रूल्स को फॉलो करते हुए सारा काम करता है। ऐसा नहीं कि कोई रूल्स नहीं है, नहीं, रूल्स भी है, ऑब्जेक्टिव भी है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन याद कर लीजिए, नियम है, उद्देश्य है, औपचारिक संगठन, बात खत्म। अब इसके आगे हमें क्या पढ़ना है कि अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, किसके, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, हिंदी में औपचारिक संगठन के। तो फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज प्लान्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। इसको कौन प्लान करता है, टॉप मैनेजमेंट। किसको कौन प्लान करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को, यानी जो हमारा औपचारिक संगठन है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो ढांचा तैयार होता है, किया जाता है, वो कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। याद हो गया आप लोगों को? ठीक है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में औपचारिक संगठन के लक्षण लिखें, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें, तो ये पॉइंट लिख दोगे आप लोग, मेरिट लिखें, डिमेरिट लिखें। ठीक है, तो सारे मैं वो पॉइंट बता रही हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हर साल आते हैं। आप पिछले एग्जामिनेशन का पेपर उठा के देख लीजिए, क्वेश्चंस आए हैं, उसके पीछे देखिए क्वेश्चंस आए हैं, सैम्पल पेपर देखिए, अभी जो आपका एग्जाम होने वाला है फरवरी में, उसका सैम्पल पेपर देखिए, क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिंदी में बोल रही हूँ यहाँ पे, संगठन संरचना का नियोजन उच्च प्रबंध के द्वारा किया जाता है, यानी इस संगठन का जो ढांचा तैयार किया जाता है वो उच्च प्रबंध के द्वारा तैयार किया जाता है। ये पहला लक्षण। दूसरा क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड यानी आदेश की एकता। मतलब क्या कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक कमांड दिया कि आप लेफ्ट साइड जाओ और कोई एक कमांड दे रहा है कि आप राइट साइड जाओ, आप कंफ्यूज हो जाओगे किसका बात मानना है। नहीं, इस ऑर्गेनाइजेशन में आपको केवल एक ही कमांड मिलता है, लेफ्ट तो लेफ्ट, राइट तो राइट। ठीक है, मतलब कमांड में यूनिटी है। आपके जो हेड आपको बोल रहे हैं वो केवल एक ही बात बोलेंगे,
ऐसा नहीं कि अलग अलग बात जो जिसका मन किया वो आपको कमांड देके चला जाएगा, नहीं, आपके ऊपर एक ही हेड रहेगा, आपको एक ही का बात मानना है। ये है यूनिटी ऑफ कमांड यानी आदेश की एकता। थर्ड क्या है, कोऑपरेशन, मिलजुल के काम करना। मैंने पहले भी बोला इस ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोग मिलकर काम करते हैं, ठीक है। अब क्या है, स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार व्यवस्था के अधीन कार्य करना। अब स्केलर चेन क्या होता है, मैंने आपको BST में पहले बताया है। स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन मतलब क्या, हिंदी समझिए, डायरेक्ट समझिए कि अगर A है, ठीक है, उसका मालिक D है, A को D से कोई बात करना है तो A D से नहीं डायरेक्ट बोलेगा, A बोलेगा B से, B बात बोलेगा C से एंड C बोलेगा D से। यानी एक आपको चेन फॉलो करना है कम्युनिकेट करने के लिए। कोई बात बोलना है अपने मालिक से, डायरेक्ट नहीं बोलोगे, ठीक है, उसके नीचे उसके असिस्टेंट से, फिर असिस्टेंट के असिस्टेंट से, ऐसे बात आपके हेड तक पहुंचता है एक चैन के थ्रू, ठीक है, एक श्रृंखला के थ्रू। ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। अब क्या है मेरिट, किसका किसका गुण, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यानी औपचारिक संगठन का। फर्स्ट क्या है, हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य निर्धारण में सहायक। मैंने पहले ही बोला था कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक उद्देश्य होगा औपचारिक संगठन में। उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यानी इंग्लिश में गोल के अचीवमेंट के लिए आप काम करते हो, तो सेम बात कि गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करता है, आपका उद्देश्य प्राप्त करने में सहायक होता है। सेकंड क्या है, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम ऑफ नहीं होगा यहाँ पे, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। हिंदी है साधन एवं नए तकनीकी का अधिकतम उपयोग। अब सब कोई मिलकर काम करेगा, सबको पता है कि क्या करना है, एक कमांड मिला है आपको अपने हेड का बात मानना है। इससे क्या होगा, आप ह्यूमन रिसोर्स या फिर कोई टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज कर पाओगे, ठीक है। आपको पता है कि आपको इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करना है क्योंकि आपको आपके हेड ने बताया है। तो इससे क्या होता है कि जो भी संसाधन है या फिर नए तकनीक हैं उसका आप अच्छे से उपयोग करते हो। क्यों करते हो, आपको सबका बात सबका राय लेकर चलना है, तो आप कोई गलत काम नहीं करोगे, अच्छे से यूज़ करोगे, उसका अधिकतम से अधिकतम यूज़ करोगे, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, इट क्लियरिफाइज ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह अधिकार एवं उत्तरदायित्व को निर्धारित करता है। अब फॉर्मल इन ऑर्गेनाइजेशन में यानी हिंदी में औपचारिक संगठन में आपको पता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी अथॉरिटी क्या है, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट को पता है कि उसको कमांड देना है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को पता है कि वो टॉप लेवल वाला कमांड कहाँ तक पहुँचाएगा, लोअर लेवल तक। यानी सबका काम फिक्स है, आपको पता है आपको क्या करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो आपको पता होती है। किसमें, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। सेकेंड क्या है, प्रॉपर बैलेंस ऑफ एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग विभाग को संतुलित करता है। यानी जो अलग अलग विभाग हैं, जैसे मान लीजिए अलग अलग विभाग किसके आ गए, पहला विभाग हो गया उत्पाद का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, पैकिंग डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो उस अलग अलग डिपार्टमेंट में यूनिटी होती है, सबको मिलकर काम करना होता है। कौन यूनिटी क्रिएट करवाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। अगर एक मालिक होगा तो वो हमेशा सोचेगा कि जो मेरे स्टाफ्स हैं वो मिलकर काम करें, ताकि अब मिलकर काम करोगे तो झगड़ा नहीं होगा एंड आप काम आराम से करते हो, ठीक है। तो सेम बात कि अगर आपके पास एक कमांड आ रहा है, एक मालिक हैं, तो आप झगड़ा नहीं करोगे, एक एकता बनी रहेगी। सेम बात अलग अलग डिपार्टमेंट में एकता बनी रहती है। अब जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोगों को फैसिलिटी मिल रही है वही फैसिलिटी अलग दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को भी मिलेगी, ठीक है। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के रूम में एक पंखा है तो अलग डिपार्टमेंट के रूम में भी एक ही पंखा रहेगा, ये नहीं कि दो रहेगा। तो क्यों ऐसा काम किया जाता है, ताकि लोगों में कुछ ऐसा ना आए, ऐसा ना लगे कि बॉस मेरे साथ पार्शलिटी कर रहे हैं, एकता बनी रहे, ठीक है। ये है। अब है नो बग पासिंग यानी टाल मटोल नहीं। अब आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि मैं ये काम आज नहीं करूँगा कल करूँगा सर प्लीज़, नहीं कर सकते हो। क्यों, आपको कमांड मिला है, ये काम 3 घंटे में चाहिए तो चाहिए, करना है। ये नहीं कि मैं कल करूँगा परसों करूँगा, तो आप काम को टाल नहीं सकते हो, आपको जो मिला वो आप करते हो, ये मेरिट है। अब आगे क्या पढ़ेंगे, डिमेरिट क्या है, अवगुण क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट है रूल्स मोर इंपॉर्टेंट दैन पर्सन्स, नियम व्यक्ति से ज़्यादा महत्व रखता है। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि आप व्यक्ति से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो रूल को। तो कैसे, अब कोई व्यक्ति मान लो काफ़ी तबीयत खराब है उसका, ठीक है, काम करने आया, रूल है
कि आपको 8 बजे पहुंच जाना है अपने ऑफिस में, ठीक है। बंदा की तबीयत खराब था, 9 बजे पहुंचा, लेट हो गया थोड़ा मोड़ा, ठीक है, बट रूल है 8 बजे, तो 8 बजे उसका पेमेंट कटेगा। ये क्या है, आप इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हो, रूल को। आप ये नहीं देख रहे हो कि आपके एम्प्लॉय का तबीयत खराब था इसलिए लेट पहुंचा, नहीं, क्योंकि रूल है कि लेट आओगे तो पैसा कटेगा, तो पैसा कटेगा। ये एक डिमेरिट है कि आप व्यक्ति को ज़्यादा भाव नहीं देते हो, आप ज़्यादा महत्व किसको देते हो, अपने नियम को। पहला अवगुण है। दूसरा क्या है, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, यानी अधिकार का गलत उपयोग। अब आप अपने अथॉरिटी का मिसयूज भी करते हो, बहुत सारे लोग करते हैं। मेरा अधिकार है कि मैं अपने से नीचे स्टाफ को एक कमांड देना है मुझे कि आपको 3 घंटे में काम करना है, ठीक है। मान लो उस स्टाफ में से कोई मेरा रिलेटिव निकला, मेरा भाई काम कर रहा है, ठीक है, तो मैंने सबके लिए बोला कि तुम 3 घंटे में काम खत्म करके दो, एंड भाई को बोला कोई बात नहीं 4 घंटा 5 घंटा जब खत्म करना है कर, तू मेरा भाई है। ये क्या हुआ, मैंने अथॉरिटी का मिसयूज किया। तो यही क्या है, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, अपने अधिकार का मिसयूज करना। हिंदी में क्या है, अपने अधिकार का गलत उपयोग करना। बहुत से लोग करते हैं, ज़्यादा पावर आता है तो, ठीक है। अब क्या है, रूल्स फॉलोड स्ट्रिक्टली, नियम का सख्ती से पालन। अब जो रूल्स बन गए हैं उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, औपचारिक संगठन में नियम बन गया, मैंने पहले ही बोला 10 बजे आना है तो 10 बजे आना है, बस, आगे कुछ चाहिए ही नहीं मुझे, ठीक है। यही क्या है कि आप जो भी आपके नियम बने हैं वो काफ़ी कड़े होते हैं एंड उनको सख्ती से पालन करवाया जाता है। ये भी एक अवगुण है। ख़त्म हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यानी औपचारिक संगठन। ये हमारा पहला क्लासिफिकेशन था। अब दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यानी अनौपचारिक संगठन। इसके बारे में पढ़ते हैं। सेम मैंने बोला आपको, फॉर्मल में क्या था, उद्देश्य था, नियम के तहत काम चल रहा था। इनफॉर्मल में उल्टा, कोई उद्देश्य नहीं होगा, कोई नियम नहीं होगा, जो मन वो काम करो, कोई उद्देश्य नहीं करना है आपको, उल्टा हो गया उसका, ठीक है। पढ़ते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन डिफाइंड एज एनी ह्यूमन ग्रुप इंटरेक्शंस दैट ऑकर्स स्पॉन्टेनियसली एंड नेचुरली ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हिंदी में अनौपचारिक संगठन मानवीय अंतरक्रियाओं का वह समूह है जो स्वतः स्वाभाविक तौर से लंबे समय तक साथ रहने से उत्पन्न हो जाता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपका ये ऑब्जेक्टिव है इसलिए सब लोग मिलकर काम कर रहा है, ये रूल फॉलो करते हुए काम हो रहा है, नहीं। इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या होता है कि 20 लोग मिल गए, रोज मिलते रह गए, आप रोज शाम को बैठ के मीटिंग करते हो, ठीक है, करते 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 आपका ग्रुप बन गया, एक अपना संगठन बना लिया आपने। यही क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यानी अनौपचारिक संगठन। इसमें कोई रूल्स नहीं होता है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। एग्जाम्पल समझिए, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, स्कूल्स, कॉलेज। इसका एग्जाम्पल सपोज दैट कि आपके सोसाइटी में जितने सारे जेंट्स मेंबर होते हैं वो शाम को एक साथ बैठ के मीटिंग करते हैं, ठीक है, मीटिंग करते हैं किसी बात पे, किसी टॉपिक पे। अब वो लोग क्योंकि बहुत सालों से आपकी सोसाइटी में रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, तो उन लोगों के बीच इंटरेक्शन हुआ एंड वो लोग अपना एक अलग ग्रुप बना लेते हैं सोसाइटी के लोग। वो क्या हो गया, इनफॉर्मल। उन लोगों को उद्देश्य नहीं है, ग्रुप बनाने का उद्देश्य है प्रॉफिट अर्न करना है, कुछ काम करना है, नहीं, बट एक ग्रुप बन गया तो बन गया। सिंपल बात, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक वैसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्रुप ऑफ पर्सन का होता है, यानी बहुत सारे लोग मिलकर एक ग्रुप बना दिए, एक साथ रोज मिलते रह रहे हैं, मिलते मिलते क्या हो गया, ग्रुप बन गया। ये हो गया इनफॉर्मल। इनका कोई उद्देश्य नहीं होता है, इनकी कोई भी लॉ नहीं होती है जो जिसको कि वो फॉलो करके आगे काम करे, ठीक है, उल्टा हुआ नो। और मैं बार बार बोल रही हूँ, की पॉइंट्स याद कीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। एक बात याद कीजिए, फॉर्मल में ऑब्जेक्टिव रहेगा, उद्देश्य रहेगा, लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा, नियम को फॉलो करना होगा। इनफॉर्मल में उल्टा, नो ऑब्जेक्टिव, कोई उद्देश्य नहीं, नो लॉ, नो रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होगा, कोई नियम नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी लक्षण क्या है। पहला क्या है, दे अराइज स्पॉन्टेनियसली, स्वतः निर्माण, ये खुद से बन जाते हैं, ऐसा नहीं कि आपको बनाना पड़ता है जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आप करते हो। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यानी औपचारिक संगठन में आपको बनाना पड़ता है, लोगों को ढूंढना पड़ता है कि मुझे इस टाइप का आदमी चाहिए, मुझे इस टाइप के कर्मचारी चाहिए, मुझे ऐसे लेबर चाहिए। इसमें वो सब कुछ नहीं होता है, आप लोग रोज मिलते हो, एक दूसरे को पहचानते हो, बातचीत हो गया, रोज मीटिंग होने लगी तो एक ग्रुप बन गया, बस, ठीक है। खुद से ये निर्माण होता है, स्वतः निर्माण है। दूसरा क्या है,
सोशल ऑर्गेनाइजेशन यानी सामाजिक संगठन, ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चंस आ सकता है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन कौन होते हैं, फॉर्मल या इनफॉर्मल, तो क्या मारेंगे इनफॉर्मल। सामाजिक संगठन क्या होते हैं, अनौपचारिक। अब क्या हमारा नेक्स्ट है, बेस्ड ऑन प्रॉब्लम लैंग्वेज रिलीजन एंड कल्चर ईटीसी, हिंदी समस्या भाषा धर्म रीति रिवाज पे आधारित। अब ये जो ग्रुप होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, प्रॉब्लम्स पे। मैंने एग्जांपल बोला, सोसाइटी के लोग मीटिंग करने बैठ गए कि सोसाइटी का लाइट 3 दिन से नहीं आ रहा है, ठीक है, ग्रुप बना उन लोगों का प्रॉब्लम पे, इनफॉर्मल। अब क्या है लैंग्वेज, अब जो लोग एक भाषा बोलते हैं वो लोग एक साथ रहेंगे, उनका अलग ग्रुप है। जिनका एक धर्म है, जैसे हिंदू का अलग, मुस्लिम का अलग, सिख का अलग, ईसाई का अलग, ठीक है। जिनका कल्चर एक है, तो सेम कल्चर, सेम रिलीजन, सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग जब एक साथ मिलते मिलते ग्रुप बना लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल। अब क्या है, इट्स लाइफ इज जनरली शॉर्ट, जीवन सामान्यतः छोटा होता है। यानी जो इनफॉर्मल होता है वो काफ़ी छोटे समय के लिए होता है। आज हुआ कल बंद, कल टूट गया आप लोगों का ग्रुप, ठीक है, तो ज़्यादा लंबे समय तक ये नहीं चलता है। ये सब पॉइंट्स याद करने हैं, सारे पॉइंट्स से क्वेश्चन आ सकते हैं, सारे पॉइंट्स को रट जाइए, आप लोग समझ जाइए एंड रट भी जाइए, ठीक है। अब क्या है, मेरिट यानी गुण क्या होते हैं इसके, तो फर्स्ट है द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज वेरी फास्ट, तीव्र अनौपचारिक संदेश। हमें फॉर्मल में आपको एक चैन को फॉलो करना होता है, ए बी से बोलेगा, बी सी से बोलेगा, सी डी से बोलेगा। बट इनफॉर्मल में क्या होता है कि अगर ए को डी से बात करना है तो वो डायरेक्टली बात कर सकता है, उसको बी एंड सी के पास नहीं जाना होगा, तो इससे क्या होता है, फास्ट कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। ये सेकंड क्या है, गिव सपोर्ट टू द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी औपचारिक संगठन की सहायता। अब ये इनफॉर्मल क्या करता है, फॉर्मल को सपोर्ट करता है, ठीक है। ये क्या है, इसका एक मेरिट है। थर्ड क्या है, कोऑपरेशन टू मेंबर, सदस्यों के बीच सहयोग भावना होती है। अब सब लोग मिलकर काम करते हैं, सेम बात समझिए, एक धर्म के लोग रहेंगे तो मिलकर ही काम करेंगे, एक भाषा बोलने वाले लोग मिलकर काम करेंगे, एक देश के लोग, तो अपनापन आ जाता है। इससे क्या होता है, आप मिलकर एक साथ सहयोग करके काम करते हो। डिमेरिट क्या है, अवगुण क्या है, जान लेते हैं। स्प्रेड फेक इंफॉर्मेशन, अफवाहें फैलाना, यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अनौपचारिक संगठन क्या करता है, फेक न्यूज़ ज़्यादा फैलाता है, फेक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ऐसा इन्फॉर्मेशन जो रियल फैक्ट नहीं है, जो कि झूठ है, वो ज़्यादा स्प्रेड करता है, कौन, इनफॉर्मल, ठीक है। अब क्या है, मॉब साइकोलॉजी यानी भीड़ प्रवृत्ति। अब क्योंकि इसमें एक कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, जिसका मन वो ग्रुप में आया, जिसका मन वो जैसे रहेगा, तो क्या होता है, क्राउड हो जाता है, एक भीड़ भरी प्रवृत्ति इसको बोला जाता है। अब क्या है, इनस्टेबल यानी अस्थायी है, ये अस्थायी है, यानी ऐसा नहीं कि आज एक इनफॉर्मल ग्रुप बन गया वो हमेशा के लिए बना रहेगा, नहीं, आज बना कल टूट जाएगा, ठीक है। हो सकता है जो आज है वो कल ग्रुप ना रहे, तो एक स्टेबल नहीं होता है, किसके तरह, फॉर्मल की तरह, फॉर्मल स्टेबल होता है, ठीक है। यहाँ से आपका चैप्टर 5 का पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप पिछले एग्जामिनेशन का पेपर उठा के देख लीजिए, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को आपको याद कर लेना है एंड कॉपी में नोट डाउन करना है। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग मेरा एक बार वीडियो देख लीजिए, बस एक बार, कुछ नहीं करना है, जो मैं लिख रही हूँ उसको आप लोग कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको लिखते लिखते याद हो जाए एंड एक आइडिया मिल जाए कि आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस किस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो मिलते हैं इसी चैप्टर का पार्ट 3 लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।